Hello, guys. Good evening to all of you. Hope you all are doing well. Myself मुस्कान कैदाटा. आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के थर्ड टॉपिक की जो है न्याय। न्याय के समयानुसार बहुत से विचारकों ने बहुत से भिन्न भिन्न मत दिए हैं, जिससे न्याय के विभिन्न आयाम और प्रकार निकलकर सामने आए। लेकिन उन आयामों और उन प्रकारों और विचारधाराओं को समझने से पहले हमें न्याय के मूल अर्थ को समझ लेना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए समझते हैं न्याय के शाब्दिक अर्थ यानी मूल अर्थ को। न्याय अंग्रेजी भाषा के जस्टिस का हिंदी रूपांतर है। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्टिया या जस से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना अथवा बंधना, यानी ऐसा तत्व जो समाज में सामंजस्य बनाए रखे और व्यक्तियों को आपस में बांधे रखे। प्लेटो के अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना होता है। अब समाज में सामंजस्य और संतुलन की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम दो तरीके अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है दंड देना और दूसरा तरीका है पुरस्कृत करना। दंड हम व्यक्ति को तब देते हैं जब वो समाज के विपरीत कोई कार्य करता है, जैसे कि कोई अराजक तत्व हो गया, किसी ने समाज के विरुद्ध कोई गतिविधि कर ली, तो हम उसको दंड देकर न्याय करेंगे। तो वहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज सेवा का कार्य कर रहा है, जो समाज के हित में कार्य कर रहा है, तो हम उसको पुरस्कृत करके न्याय के रूप को परिभाषित करेंगे। इस प्रकार न्याय के दो मूल तत्व उभर कर सामने आते हैं, समानता और निष्पक्षता। समानता का तात्पर्य ये है कि हम सभी व्यक्तियों से समान आधार पर समान रूप में न्याय की जो प्रतिक्रिया है, न्याय की क्रिया है, उसका उपयोग करेंगे। वहीं निष्पक्षता का अर्थ ये है कि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति निष्पक्ष होकर न्यायिक कार्यवाही को बढ़ावा देंगे। भारतीय दर्शन में अगर हम बात करें तो न्याय को पहले जो है धर्म से साम्य माना जाता था, लेकिन यूनान में न्याय सद्गुण और नैतिकता से संबंधित है। इस प्रकार हम देखें तो न्याय एक जटिल संकल्पना हुई, क्योंकि इसका बहुत से अलग अलग स्तरों पर, आधारों पर प्रयोग होता रहा है। इसका प्रयोग कभी नैतिक रूप में, तो कभी वैधानिक रूप में, तथा कभी सामाजिक रूप में या कभी आर्थिक रूप में हुआ है। लेकिन ये भी सत्य है कि न्याय एक स्वतंत्र विचार नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था से, समाज की व्यवस्था के नैतिक मूल्य से और उसके व्यवहारों से जुड़ा हुआ होता है। उससे निरपेक्ष इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। समकालीन समय में, वर्तमान समय में हम न्याय का मूल अर्थ सामाजिक न्याय से लेते हैं। अब सामाजिक न्याय में एक विस्तृत अवधारणा के रूप में हम इसको समझते हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय में वैधानिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय सम्मिलित होते हैं। और आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए सामाजिक न्याय को समझना और सामाजिक न्याय प्रदान करना हो जाता है। आइए समझते हैं अब न्याय से संबंधित परिभाषाओं से न्याय के कुछ अन्य विचार। अरस्तु के मतानुसार न्याय वो सद्गुण है जो हम आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। जॉन सॉल ने कहा था कि न्याय समाज और सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्गुण है। इसी के अलावा ह्यूम ने न्याय के उदय का एकमात्र आधार सार्वजनिक उपयोगिता को माना था, यानी जो सार्वजनिक रूप से उपयोगी नहीं होगा वो न्याय की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। जो कृत्य सामाजिक उपयोगिता को प्रदर्शित नहीं करता वो न्याय नहीं हो सकता। जी.एस. मिल के अनुसार न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता हो, अपने नैतिक अधिकारों के बारे में हमसे दावा जता सकता हो। जी.एस. मिल ने इसको नैतिक आधार पर बताया। प्रोफेसर बार्कर के अनुसार व्यक्ति का
व्यक्ति आधारित मानव संबंध की संगठन प्रणाली, जिसे हम समाज भी कहते हैं, से जुड़ना ही न्याय है। मेरियम ने कहा था कि न्याय समझ और प्रक्रियाओं की ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को वह दिया जाता है जिसे वह उचित समझता है। इसके अलावा संत ऑगस्टीन ने भी अपने विचार न्याय के संबंध में देते हुए कहा था कि जिस राज्य में न्याय न हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। इससे हम समझ सकते हैं कि न्याय कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समाज के लिए। अर्नेस्ट बार्कर की रचना थी एक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में उन्होंने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोगी मूल्य के रूप में माना, जो कि न्याय को परिभाषित करती है, न्याय को बढ़ावा देती है। अब बात करते हैं न्याय के विभिन्न प्रकारों की। सबसे पहले आ गया नैतिक न्याय। नैतिक न्याय वह न्याय है जो नैतिकता की दृष्टि से देखा जाता है, जो नैतिकता की दृष्टि पर आधारित है और नैतिकता की दृष्टि से ही परखा जाता है। इसमें व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय के रूप में शामिल किया जाता है। न्याय का जो ये आयाम था, या हम प्रकार बोलें, प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतक जो थे प्लेटो, उनके द्वारा परिभाषित किया गया था। इसके समर्थक में भी हम प्लेटो और कांट को ले सकते हैं। अब बात करते हैं वैधानिक न्याय की। वैधानिक न्याय जो है वो विधान से संबंधित न्याय है, यानी वैधानिक रूप से न्याय विधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें विधि का शासन सुनिश्चित करना न्याय का रूप होता है। समाज में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता प्रदान करना और विधि का निष्पक्ष प्रयोग ही न्याय है, यानी सभी को समान दृष्टि में रखते हुए न्याय उपलब्ध कराना, सभी को निष्पक्ष रूप से न्याय उपलब्ध कराना, उसमें कोई पक्षपात का भाव ना हो, ये न्याय का मूल रूप है। बेंथम और ऑस्टिन जैसे जो विचारक हैं, उन्होंने वैधानिक न्याय के बारे में बात की। इसके अलावा वैधानिक न्याय के समर्थक रहे डाइसी ने भी न्याय के रूप में वैधानिक न्याय जो है उसको उत्तम माना। अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। तो राजनीतिक न्याय राजनीति जो क्षेत्र है उसके इर्द गिर्द घूमता है, यानी आज वर्तमान समय में हम देखें तो हमारे जीवन से राजनीति कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे जुड़ी हुई है। अब हम राजनीति से जुड़े हुए हैं तो उसमें भागीदारी के लिए अगर हमें समान अवसर की प्राप्ति चाहिए, समान अवसर चाहिए, तो उसके लिए हमें राजनीतिक न्याय की परिकल्पना करनी होती है, क्योंकि राजनीतिक न्याय ही हमें शासन व्यवस्था में समान भागीदारी देती है। ये राजनीतिक रूप से सभी को समान समझती है और सभी की स्वतंत्रता पर बल देती है, क्योंकि अगर सभी व्यक्ति समान नहीं होंगे तो समान रूप से राजनीति में भागीदारी नहीं निभा सकते। इसके अलावा सामाजिक न्याय आता है। न्याय के सामाजिक रूप में समाज से संबंध, समाज के जो आपस में संबंध है व्यक्तियों में, उसके बारे में न्याय को परिभाषित किया गया है। इसमें धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान एवं प्रजाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव न करना न्याय होता है। ये बंधुत्व पर बल देती है, क्योंकि अगर भेदभाव नहीं होगा तो लोगों को आपस में प्रेम बढ़ेगा, बंधुता बढ़ेगी, मानव का मानव होने के नाते जो है सम्मान किया जाएगा, और सामाजिक न्याय इसी के बारे में बात करता है। वर्तमान समय में अगर हम सामाजिक न्याय की परिकल्पना को देखते हैं तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के जो है अंश सम्मिलित होते हैं। आर्थिक न्याय की अगर बात करें तो आर्थिक न्याय व्यक्ति के आर्थिक पक्ष से, समाज के आर्थिक पक्ष से संबंधित होता है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाना जाता है। इसमें मार्क्सवादी और समाजवादियों ने न्याय के आर्थिक पक्ष की संदर्भ में अपनी संकल्पना देते हुए कहा था कि न्याय का मूल अभिप्राय समाज के सभी व्यक्तियों को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना है।
ब्रायन बेरी की रचना थी वाई सोशल जस्टिस मैटर, में भी उन्होंने क्या किया है, आर्थिक न्याय के बारे में बात की है। इसके अलावा वैश्विक न्याय आता है, जो न्याय का एक विस्तारित रूप है। एक होता है न्याय का सूक्ष्म रूप, लेकिन वैश्विक न्याय न्याय का बड़े स्तर पर यानी कि विश्व स्तर पर बात करता है। इसके समर्थकों में थॉमस पॉगे, जॉन रॉल्स, मार्था नुसबाम जैसे विचारक आते हैं। न्याय के विभिन्न आयामों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक न्याय के बारे में। प्राकृतिक न्याय जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रकृति से जो जुड़ा हुआ है, यानी प्राकृतिक न्याय वे न्याय है जिसमें नियम और मान्यताएं शामिल है जो मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होती है। ये मानव मात्र के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, जिसका पता व्यक्ति के विवेक से चलता है। यानी व्यक्ति अपने विवेक से जो है प्राकृतिक न्याय का पालन करता है। ज़रूरी नहीं इसका उपयोग विधि में वर्णित हो, क्योंकि प्राकृतिक न्याय प्रकृति से जुड़ा हुआ है और मनुष्य के स्वभाव का ही एक अंग है, और ये मनुष्य के विवेक को प्रदर्शित करता है। मान लो कि कोई व्यक्ति न्यायाधीश है और उसने किसी काम में खुद को जज करना है, तो ये एक प्राकृतिक अवस्था है कि वो खुद के मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता, खुद के मामले में निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि वो अगर खुद के मामले में निर्णय लेगा तो वो निष्पक्षता का सहारा नहीं ले पाएगा, वो पक्षपात करेगा, खुद के प्रति वो ज़्यादा संवेदनशील होगा। तो इसीलिए ये एक प्राकृतिक न्याय की श्रेणी में आता है। इसमें मानव के लिए उपयोगी नियम और मान्यताएं शामिल होती है। प्रक्रियात्मक न्याय इसका दूसरा आयाम है, जिसमें प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। इस प्रकार के न्याय में न्याय का वो रूप शामिल होता है जिसका आधार प्रक्रिया होती है। आवंटन और वितरण की प्रक्रिया का आधार विधि के अनुसार और निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि जो विधि के अनुसार नहीं होगा और जो निष्पक्ष नहीं होगा वो प्रक्रियात्मक न्याय नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्तमान समय में हम देखें तो ये बात चलती है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है। गलत तरीके से सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना भी प्रक्रियात्मक न्याय का स्वरूप नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रक्रिया ही गलत है, हमने वो गलत तरीके से लिया है। वहीं अगर हमारे पूर्वजों ने हमारे नाम पर कोई ज़मीन छोड़ी है तो उसमें जो प्रक्रिया है वो कानूनी रूप से प्रदर्शित हो रही है, तो वो प्रक्रियात्मक न्याय की श्रेणी में आता है। आई होप इससे आपको समझने में आसानी होगी कि प्रक्रियात्मक न्याय क्या होता है। इसमें जो है वैधानिक और कानूनी न्याय आते हैं। यह एक औपचारिक न्याय है जो परिणाम को अधिक उपयोगी नहीं मानता। ये मानता है कि परिणाम चाहे जो मर्जी हो, लेकिन प्रक्रिया सही होनी चाहिए। प्रक्रियात्मक न्याय में संसाधन वितरण का एकमात्र आधार जो है क्षमता और योग्यता को माना जाता है। ये समकालीन उदारवादी जो विचारक थे इसका समर्थन करते थे, ठीक है। और इनके समर्थकों में हम लॉक, स्पेंसर, एडम स्मिथ और स्वेच्छातंत्रवादी विचारक नॉजिक, हेयक, बर्लिन, फ्रीडमैन को लेते हैं। अब न्याय के वितरणात्मक आयाम की बात करें तो इसमें वितरण पर बल दिया जाता है। बात करते हैं वितरणात्मक न्याय की प्रयोग की, तो इसका प्रयोग सबसे पहले अरस्तु द्वारा किया गया था। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति की योग्यता के अनुसार संसाधनों का वितरण करे। जो व्यक्ति योग्य है वही संसाधन का हकदार भी है। ज़्यादा योग्यता ज़्यादा संसाधनों का कारण बनती है, यानी कि जो व्यक्ति अयोग्य है उसे संसाधन देना मूर्खता होगी। एक तरीके से अरस्तु ये कहना चाहते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा, पद जो है, संपदा है, गरिमा है, इन सब का वितरण जो है, सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का जो वितरण है वो शामिल होता है वितरणात्मक न्याय में। और इनके जो वितरण का आधार क्या होता है, वो होता है आपकी कितनी क्रियाशीलता है शासन की कार्यों में। मार्क्सवादी विचारक कोहेन वितरणात्मक न्याय के लिए ऑन द करेंसी ऑफ इगैलिटेरियन जस्टिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इन वितरणात्मक न्याय की अगर हम
विचारधारा के जो समर्थक रहे हैं उसमें मूलतः मार्क्सवादी रहे हैं, स्वेच्छातंत्रवादी रहे हैं, स्वेच्छातंत्रवादी में भी नॉजिक, हेयक रहे हैं, और समानतावादी विचारक में रॉल्स, मैक्सफर्सन और अमर्त्य सेन जैसे विचारक रहे हैं। अगर हम मार्क्सवादी की बात करें तो ये मानते हैं कि क्षमतानुसार कार्य और आवश्यकतानुसार क्षमतानुसार कार्य और आवश्यकतानुसार वितरण। यहाँ पे गलती से कार्य लिख लिया गया है, लेकिन इसका है कि आपको कार्य तो क्षमतानुसार करना चाहिए, लेकिन जो आपका वितरण है संसाधनों का वो आवश्यकतानुसार करना चाहिए। वहीं स्वेच्छातंत्रवादी मानते हैं कि क्षमता के अनुसार ही वितरण होना चाहिए। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आपका वितरण भी होना चाहिए संसाधनों का। जितने आप सक्षम हैं उतने ज़्यादा आपको संसाधन भी मिलने चाहिए। और समतावादी बोलते हैं कि क्षमता और सामंजस्य अनुसार वितरण। अब किसका सामंजस्य होगा? क्षमता और आवश्यकता का सामंजस्य होना चाहिए। तो समतावादी सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं। अब बात करते हैं आनुपातिक न्याय की। आनुपातिक न्याय जो है अरस्तु द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसमें एक अनुपात में न्याय की बात की गई है, यानी कि ये सभी को समान अनुपात में न्याय की बात नहीं करता, लेकिन ये एक निश्चित अनुपात की बात करता है। इस विचार का मूल आधार समान लोगों के साथ समान और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना होता है। इसका मापदंड भी क्या है? योग्यता। जो व्यक्ति योग्य है उनको उनकी योग्यता के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, उनके अनुसार न्याय वो सद्गुण है जो हम आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। अगर हम अनुपातिक न्याय को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक पुलिस ऑफिसर और एक जो कारपेंटर है उससे। तो दोनों का कार्य बहुत अलग अलग है। तो हम जो है पुलिस ऑफिसर को उसके पद के नाते और उसकी योग्यता के नाते अधिक सम्मान देंगे या फिर संसाधन उसे अधिक मिलेंगे। वहीं कारपेंटर की बात करें तो उसकी क्षमता कम है तो हम उसे कम संसाधन देंगे। और यही बात अनुपातिक न्याय करता है कि इन लोगों में समानता के आधार पर व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों में क्षमता अलग अलग है। तात्विक न्याय की अगर हम बात करें तो तात्विक न्याय सामाजिक और आर्थिक न्याय है। यह प्रक्रियात्मक न्याय के विपरीत है। ठीक है, तात्विक न्याय के अनुसार बेहतर परिणाम के लिए प्रक्रिया से छेड़छाड़ की जा सकती है। इसने कहा कि अगर आपके परिणाम अच्छे हैं तो आपने प्रक्रिया से छेड़छाड़ की भी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल लेंगे कि आपने एग्ज़ाम दिया और आपका क्या था कि आपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो क्या आपने थोड़ी सी चीटिंग कर ली तो आपके बेहतर परिणाम तो आ गए, लेकिन जो आपकी प्रक्रिया थी वो गलत थी। लेकिन बेहतर परिणाम आ गए तो ये मानता है कि भाई थोड़ी सी छेड़छाड़ की जा सकती है, तो ये चीज़ बोलती है। हालांकि चीटिंग करना काफ़ी गलत होता है। मैं बस आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि क्या प्रक्रिया और परिणाम में क्या अंतर होता है। इस प्रकार के न्याय में जो व्यक्ति है मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है। ये जो है अवसर की समानता पर आधारित होती है और ये ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना पर बल देती है जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण हो। ठीक है, इनके समर्थक की बात करें तो सकारात्मक उदारवादी, समतावादी, समुदायवादी और मार्क्सवादी विचारक आते हैं। मार्क्सवादी के अनुसार कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ये मानते हैं कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं मार्क्सवादी की। तो मार्क्सवादी तात्विक न्याय की क्रांतिकारी संकल्पना पर बल देते हैं। अब क्रांतिकारी संकल्पना की बल देते हैं तो क्या है ये संकल्पना? वो बोलते हैं कि भाई क्रांति के द्वारा पूंजीवाद का हनन कर दिया जाए और समाजवाद की स्थापना कर दी जाए। और समतावादी विचारक जो है वो मानते हैं कि भाई कल्याणकारी राज्य प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय के मिश्रण का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? वो कल्याणकारी राज्य का भी समर्थन करते हैं जिसमें पूरे समाज के कल्याण की बात होती है। वो प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय के मिश्रण पर बल देते हैं। वो मानते हैं कि कई बार जो है परिस्थिति अनुसार प्रक्रिया और तात्विक न्याय दोनों को है मिला देना चाहिए, उससे है जो श्रेष्ठ रूप बनेगा न्याय का।
ज़रूरी नहीं हर बार प्रक्रिया ही सही हो और ज़रूरी नहीं कि हर बार परिणाम को ही ध्यान में रखा जाए। अब बात करते हैं नैतिक न्याय के सिद्धांत की, जो न्याय से संबंधित विभिन्न विचारधाराएं हैं। ये इसका पहला टॉपिक रहेगा, नैतिक न्याय का सिद्धांत, जो मुख्यतः प्लेटो ने दिया था। प्लेटो की रचना रिपब्लिक का उपशीर्षक ही है कंसर्निंग जस्टिस। उन्होंने अपने उसमें पूरे जस्टिस के बारे में बात की है। उन्होंने क्या कहा है कि जो श्रम विभाजन है वो ही न्याय का रूप है। ठीक है, श्रम विभाजन या कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत नैतिक न्याय का सिद्धांत है प्लेटो का। अब इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब था उनका कि भाई प्रत्येक वर्ग को अपना कार्य करना चाहिए और दूसरे के वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो ने जो है फिलोसोफर किंग की जो है परिकल्पना की थी। उससे रिलेटेड उन्होंने समाज को 3 वर्गों में बांट दिया था, जिसमें से 3 वर्ग आगे, जिसमें से सिपाही, कृषक और फिलोसोफर किंग की बात करते हैं। वो गार्जियन क्लास अलग क्लास थी, अपर क्लास थी, जिसमें क्षमता ज़्यादा थी, तो वो अपना काम करें। उनका मतलब था कि जिनका जो क्षमता बनती है, जिनका जो सामर्थ्य बनता है, उसके अनुसार वो कार्य करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। इससे वो न्याय को परिभाषित कर देते हैं। इसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार क्या है? अपने स्वयं के स्वभाव के अनुकूल आचरण करना। ठीक है, जैसे कि फिलोसोफर किंग शासन करने के लिए पैदा हुआ है तो उसे शासन करना चाहिए। उसमें विवेक अधिक होता है तो उसको विवेक वाले कार्य करने चाहिए। सिपाही की बात करें तो सिपाही में जो है जो साहस अधिक होता है, साहस का तत्व अधिक होने के कारण उसे साहस वाले कार्य करने चाहिए। वहीं जो व्यापारी वर्ग है उसमें व्यापार की समझ ज़्यादा होती है तो उसे व्यापार ही करना चाहिए। इस प्रकार वो कार्य के विशेषीकरण पर बल देते हैं और कार्य के आधार पर समाज में एक विभाजन रेखा तय कर देते हैं। प्लेटो ने 3 प्रकार से न्याय को विभाजित किया है और न्याय के तत्व माने हैं, जिसमें व्यक्तिगत न्याय आता है। व्यक्तिगत न्याय में वो मानते हैं कि व्यक्तिगत जो न्याय है वो मानवीय आत्मा का गुण है और ये ज़रूरी है मनुष्य के विकास के लिए। सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात करें तो वो सार्वजनिक जीवन से संबंधित जो न्याय है उसे सामाजिक राजनीतिक न्याय की परिकल्पना में संदर्भित करते हैं। अब बात करते हैं एम.बी. फॉस्टर की। तो उन्होंने एम.बी. फॉस्टर क्या है, प्लेटो का जो न्याय है उन्होंने उसे प्रकल्प मूलक कहा। प्लेटो के चिंतन में न्याय को सद्गुणी जीवन और श्रेष्ठ शासन की स्थापना के उद्देश्य से स्वीकार किया गया। फिलोसोफर किंग दार्शनिक राजा की संकल्पना भी उन्होंने इसीलिए की थी ताकि सद्गुणी जीवन और श्रेष्ठ शासन की व्यवस्था की जाए। और उन्होंने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद की बात भी इसीलिए की थी ताकि समाज में सद्गुण को बनाया रखी जा सके। कार्ल पॉपर जो थे प्लेटो के एक कट्टर विरोधी थे, सबसे बड़े विरोधी विचारधारा के समर्थक थे कार्ल पॉपर। उन्होंने प्लेटो के विचार के विषय में कहा था कि जब सर्वज्ञ दार्शनिक राज्य ही न्याय व्यवस्था को चलाएगा तो उससे सर्वाधिकारवादी नैतिकता और न्याय प्रचलित होगा। पॉपर के न्याय के सिद्धांत को, मतलब कि जो पॉपर ने कहा था उसका मतलब ये रहता है कि अगर मान लो एक ही व्यक्ति है जो दार्शनिक राजा है, उसी के इर्द गिर्द शासन व्यवस्था संचालित होगी तो क्या है, वो सर्वाधिकारवादी हो जाएगा। उसमें न्याय जो है सर्वाधिकारवादी प्रकृति का प्रचलित हो जाएगा। उसमें राजा की इच्छा ही कानून की इच्छा बन जाएगा। तो इस आधार पर कार्ल पॉपर प्लेटो की आलोचना भी करते हैं और प्लेटो की जो न्याय की संकल्पना है उसको मिथक के दुरुपयोग की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अरस्तु के न्याय संबंधी विचारधारा की। तो अरस्तु के अनुसार न्याय कानून के शासन को स्वीकार करना और किसी अतिवादी दृष्टिकोण को स्वीकार न करना है। इसमें न्याय के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक संपूर्ण न्याय और एक विशेष न्याय। संपूर्ण न्याय की बात करें हम तो इसमें अरस्तु क्या बोलते हैं कि सात्विकता शब्द का प्रयोग करते हैं। अब सात्विकता शब्द से क्या क्या तात्पर्य है कि भाई जो बहुत सरल एवं सांझी प्रकृति का होता है। सांझी प्रकृति का अगर हम इसमें हम
संपूर्ण न्याय में क्या कर सकते हैं, संपूर्ण तरीके से जो न्याय लिया जाता है, इसमें सामाजिक नैतिकता का अंश लिया जाता है, जो न्याय सामाजिक नैतिकता से संबंधित होता है। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द को प्रयुक्त इसीलिए किया है क्योंकि इसमें एक तरीके से क्या है, आप बोल सकते हैं कि विशाल व्याप्त भावना प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब बात करें विशेष न्याय की, तो इसके भी दो भाग है, वितरणात्मक न्याय और संशोधनात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय की बात करें तो यह अनुपातिक न्याय है। वितरण का आधार भी योग्यता और सद्गुण है और ये अनुपातिक है। जो जिस मात्रा से राज्य की सेवा करेगा उसी मात्रा में सद्गुणी होगा और उसी मात्रा में उसे सम्मान, धन और पद मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से भी बोलता है कि सभी को एक अनुपात में ही चीज़ें मिलनी चाहिए। वहीं संशोधनात्मक न्याय में क्या बोलते हैं कि भाई सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अपराध और लेन देन का नियमन इस न्याय में परिभाषित होता है, संदर्भित होता है। अरस्तु का विशेष न्याय जो है यथास्थिति का समर्थक है। यथास्थिति का समर्थक वो इसीलिए है क्योंकि वो बदलाव नहीं चाहता। वो चाहता है कि समाज में जिस प्रकार से अनुपातिक न्याय चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए और लोग जो है असमान जो लोग हैं उसके साथ असमान व्यवहार और समान लोग जो है समान व्यवहार उनके साथ होना चाहिए। उनकी योग्यता के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। आप किसी प्रधानमंत्री को किसी किसान से तुलना नहीं कर सकते और दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और क्योंकि अरस्तु के लिए परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए वो मानते थे कि परंपराएं महत्वपूर्ण भी होती है क्योंकि वो क्या है, मनुष्य के चरित्र को नहीं बदलती। क्योंकि जो मनुष्य का चरित्र है वो बदलना बड़ा कठिन होता है, बट हमारे जो कानून है वो बड़ी सरलता से बदले जा सकते हैं। इसीलिए परंपराएं ज़रूरी होती है क्योंकि इससे जो है समाज में संतुलन, सामंजस्य बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत, जो जॉन रॉल्स उदारवादी विचारक थे, उदार समतावादी विचारक, उन्होंने दिया है। रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो अमेरिका के 1960 के जो दशक में वहाँ पर जो नागरिक आंदोलन हुआ था, जो निर्जातीय संघर्ष हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि से उभरा। वहाँ पर जो श्वेत अश्वेत का जो संघर्ष था उससे न्याय काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपना सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। रॉल्स ने अपनी रचना अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में लिखा था, जिस प्रकार सत्य चिंतन का प्रथम सद्गुण है उसी प्रकार न्याय सामाजिक जो है संस्था उसका सबसे प्रथम सद्गुण है। सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण ही न्याय होता है। जहाँ न्याय नहीं होगा वहाँ पे वो संस्थाएं किसी काम की नहीं होगी। रॉल्स का न्याय जो है कांटवादी है, जिसमें कांट की नैतिक प्रस्थापनाओं का सहारा लेकर उपयोगितावाद का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया गया है। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि जो जॉन रॉल्स है वो उपयोगितावाद अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के बारे में बात नहीं करता, उसका विरोध करता है, उसके लिए एक विकल्प प्रस्तुत करता है। रॉल्स न्याय का आधार नैतिकता की बजाय विवेकशील चिंतन को मानता है, यानी कि अगर आप विवेकशील हैं तो आप न्याय के योग्य हैं, लेकिन अगर आप में नैतिकता है तो वो न्याय का आधार नहीं बन सकती। जॉन रॉल्स प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय को मिला देते हैं और सामाजिक समझौतों को आधार बनाकर उदारवादी व्यक्तिवाद को पुनर्वितरण और सामाजिक न्याय से जोड़ देते हैं। रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या मूलतः प्राकृतिक वस्तुओं के वितरण की समस्या है, जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं होती हैं, जिसमें आपकी समाज के द्वारा जो आपको दिए गई पद है, जो आपकी विशेष उपलब्धि है वो नहीं आती, बल्कि प्रकृति जो चीज़ें हैं वो आती है। रॉल्स ने जो है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात की, जिसका तात्पर्य था कि प्रक्रिया और तात्विक न्याय का समावेश हो जाना चाहिए। प्रक्रिया के आधार पर और तात्विक न्याय के आधार पर जो है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। योग्यता और क्षमता के सम्मान के साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए कल्याणकारी गतिविधियां व पुनर्वितरण भी आवश्यक है, ये जॉन रॉल्स मानते हैं। रॉल्स कल्याणकारी राज्य के समर्थक है और 3 प्रकार मानते हैं न्याय के, एक पूर्ण प्रक्रियात्मक, एक अपूर्ण प्रक्रियात्मक और एक शुद्ध प्रक्रियात्मक।
पूर्ण प्रक्रियात्मक में योग्यता पर बल देना मुख्य रूप से जाना जाता है। अपूर्ण प्रक्रियात्मक में आवश्यकता और पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। अगर आप किसी को आवश्यकता है तो पुनर्वितरण कर दिया जाए संसाधनों का, तो वो अपूर्ण प्रक्रियात्मक है। जबकि शुद्ध प्रक्रियात्मक में योग्यता और आवश्यकता पर बल दिया जाता है। जिसको जितनी योग्यता है और जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है न्याय दिया जाए। रॉल्स के अनुसार सभी व्यक्तियों को राज्य द्वारा प्राथमिक वस्तुओं का वितरण करवाया जाना चाहिए। रॉल्स का कथन था कि कोई भी समान जंजीर के समान नहीं होता, यानी कि कोई भी समाज जो है जंजीर के समान नहीं होता। कोई भी जंजीर अपनी सबसे कमज़ोर कड़ी से मजबूत होती है। इनका मतलब था कि भाई समाज में जो सबसे कमज़ोर वर्ग है उनको सबसे पहले मजबूत करना चाहिए, यानी कि उनका विकास करना चाहिए। समाज के विकास के लिए ज़रूरी है समाज का सबसे निचला जो तबका है उसका विकास किया जाए सबसे पहले। अधिक इसके अनुसार हम रॉल्स के उसमें कह सकते हैं कि रॉल्स कहना चाहता है कि अधिक प्रतिभाशाली लोग कम प्रतिभाशाली लोगों के साथ मिलकर ही प्रतिभा और अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। उनका मतलब था कि समाज में दो जैसे वर्ग बढ़ जाते हैं आर्थिक आधार पर, अपर और निचला वर्ग। ऊपरी और निचली वर्ग में क्या है, दोनों में गहराई होती है किस चीज़ की, आर्थिक अंतर की। तो उस आर्थिक अंतर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, जो दोनों पक्ष के लोग हैं उनको आपस में क्या है सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। क्योंकि जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है वो अपने से जो कम प्रतिभाशाली व्यक्ति है उनके बिना भी कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ग्रुप टीम की बात करते हैं, अगर आप एक ग्रुप वर्क की बात करते हैं तो उसमें कोई एक व्यक्ति अच्छा है तो सिर्फ वही व्यक्ति ही केंद्र में नहीं रहेगा, लेकिन जिसने मिनिमम योगदान भी दिया है उसके लिए वो ज़रूरी हो जाता है। मान लो आप किसी खेल की बात कर ले, वॉलीबॉल कबड्डी जैसे खेल की बात कर लें, तो उसमें एक व्यक्ति का होना ही पर्याप्त नहीं होता, सभी का होना ज़रूरी होता है। हर टीम में एक अच्छा खिलाड़ी होता है, वो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उसको समर्थन टीम के बाकी मतलब प्लेयर्स का भी मिलता है, तभी वो बहुत अच्छा खेल पाता है, अच्छा प्रदर्शन कर पाता है। अदरवाइज एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। यही रॉल्स कहते हैं कि भाई सभी को समानता की दृष्टि से तोला जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जो निचला वर्ग है उनको किस तरीके से विकास के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। न्याय के बहुलवादी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें माइकल वॉल्जर सामुदायिक जो विचारक है, समुदायवादी विचारक, ये आते हैं। माइकल वॉल्जर की रचना थी स्फीयर ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी। इस जो बुक में उन्होंने न्याय से संबंधित अपने विचार दिए। वॉल्जर का न्याय सिद्धांत रॉल्स और नॉजी की तरह संसाधन वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए अलग अलग नियम की आवश्यकता पड़ती है, वॉल्जर ये मानते हैं, क्योंकि ये बहुलवादी न्याय क्षेत्र का समर्थन करते हैं। बहुलवादी यानी कि बहुत से क्षेत्र होने चाहिए, जितने अधिक क्षेत्र उतना अधिक न्याय का प्रकटीकरण। जैसे कि सामाजिक क्षेत्र के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक क्षेत्र के लिए आर्थिक न्याय, राजनीतिक क्षेत्र के लिए राजनीतिक न्याय। वॉल्जर के न्याय सिद्धांत की मूल मान्यता है कि न्याय का कोई विश्वजनीय या एकल नियम नहीं होता, मतलब कि सब पर एक ही तरह का न्याय स्थापित नहीं किया जा सकता। ये एकल नियम के विरुद्ध थे। एक विशिष्ट समाज में न्याय के सिद्धांत अपने स्वरूप में बहुलवादी होते हैं। विभिन्न सामाजिक वस्तुएं विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ विभिन्न कारणों के लिए वितरित होनी चाहिए। ये माइकल वॉल्जर का महत्वपूर्ण कथन है। वो क्या बोलते हैं कि भाई सामाजिक वस्तुएं क्या है, बहुत सी प्रक्रियाओं के साथ बहुत से कारणों के लिए वितरित होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं कि भाई आपको बहुत से आधारों को ध्यान में रखकर ये चीज़ें करनी चाहिए। वॉल्जर सहभागी समझ का प्रयोग करते हैं। क्यों? ताकि समाज की बुनियादी विशेषता को बताने वाले जो व्यवहार है और जो संस्थाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति की जा सके। साथ ही वो सांस्कृतिक व्याख्या से जुड़ी हुई है जो जटिल समानता की मांग करती है। ठीक है, ये सांस्कृतिक व्याख्या से जुड़ी हुई है। अब जटिल समानता क्या हुई?
जटिल समानता ऐसी समानता है जो समाज में विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक समाजवाद को जरूरी मानती है। जटिल समानता में प्राकृतिक समानता नहीं आती, जटिल समानता में वो समानता आती है जो समाज द्वारा हमको प्रदत्त की जाती है। अब बात करते हैं स्वेच्छातंत्रवादी विचारक F.A. हेयक के न्याय से संबंधित विचारों की। तो उन्होंने अपनी पुस्तक लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी में सामाजिक न्याय जो है, और इसके अलावा उनकी एक और बुक थी सामाजिक न्याय की मृत तृष्णा में जो है न्याय से संबंधित विचार दिए हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय को एक निरर्थक विचार माना और कहा कि ये सिर्फ मृत तृष्णा है, ये कोई वास्तविक विचार नहीं है और ना ही कोई उपयोगी विचारधारा है, ये एक निरर्थक विचार है। हेयक जो है प्रक्रियात्मक न्याय के कट्टर समर्थक थे। वो मानते थे कि प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाना चाहिए न्याय को स्थापित करने के लिए। उनके अनुसार जो स्वतंत्र विनिमय है वही स्वच्छ विनिमय है, स्वतंत्र विनिमय होगा तो स्वच्छ विनिमय होगा। हेयक मानते हैं कि अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है। अन्याय का तात्पर्य जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना है और दुर्भाग्य व्यक्ति की योग्यता और कार्यों से निर्धारित होता है जिसे दूर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार न्याय जो है अपने विचार देते हैं, न्याय से संबंधित हेयक जो अपने विचार देते हैं। अब बात करते हैं न्याय की आधिकारिता सिद्धांत की, जो रॉबर्ट नॉजिक का बहुत प्रसिद्ध कथन है, प्रसिद्ध विचार है। नॉजिक ने अपनी रचना अराजकता, राज्य और कल्पना लोक में न्याय का अधिकारिता सिद्धांत दिया। नॉजिक की अधिकारिता सिद्धांत समानता और कल्याण की बजाय स्वतंत्रता और पात्रता पर बल देता है। उनके अनुसार स्वतंत्रता और पात्रता समानता और कल्याण से अधिक इम्पोर्टेंट है। इसमें पूर्ण न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। वितरणात्मक न्याय के विरोधी माना जाता है इस विचारधारा को, क्योंकि ये वितरण पर नहीं बल देता। इसके 3 नियम हैं न्याय के: न्यायपूर्ण अधिग्रहण, न्यायपूर्ण हस्तांतरण, अन्याय के परिष्कार का नियम। सबसे पहले हम अधिग्रहण का नियम पढ़ते हैं, जो न्यायपूर्ण अधिग्रहण है। ठीक है, तो अधिग्रहण के नियम के अनुसार जो है लॉक के इस विचार पर आधारित मानते हैं इसे, जो व्यक्ति स्वयं का स्वामी है और उसका अपने श्रम पर उतना ही अधिकार होता है। तो नॉजिक भी यही मानते हैं कि व्यक्ति स्वयं का स्वामी होता है और उसने अपनी क्षमता के अनुसार जिस भी संसाधन को अपनाया है वो उसकी संपत्ति है। श्रम के द्वारा वह प्राकृतिक और अन्य संसाधनों पर जो भी स्वामित्व प्राप्त करेगा उसका अधिग्रहण प्राप्त हो जाएगा, उस पर वो उसका अधिग्रहण प्राप्त कर लेता है। यदि अधिग्रहण भविष्य में व्यक्तियों को बदतर स्थिति में ले आता है तो ऐसा अधिग्रहण मान्य नहीं होगा। मान लो कि आपके पास प्राकृतिक बहुत सी मतलब कि खनिज है, तो आप उसका अगर सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो समाज के हर व्यक्ति, हर वर्ग के लिए वो उपयोगी है। लेकिन अगर आप उसका गलत तरीके से प्रयोग करते हैं और समाज को, अन्य वर्गों को उस सुविधा से, उस संसाधन से वंचित करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, जो आपने अधिग्रहण किया है वो मान्य नहीं होगा। इस प्रकार ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब कि पारदर्शिता की बात भी करते हैं। हस्तांतरण के नियम की अगर हम बात करें तो इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस संपत्ति का मालिक है उसे वह स्वेच्छा से नहीं मतलब कि कहीं भी खर्च कर सकता है। हस्तांतरणात्मक न्याय में ये कि भाई जो उसने अपने श्रम से प्राप्त किया है उसे वो अपने इच्छानुसार किसी को भी हस्तांतरित कर सकता है। जैसे हमारे पूर्वजों द्वारा हमको भूमि का हस्तांतरण किया जाता था, तो वो एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा और स्वेच्छा से किया जाता था। तो इस तरीके से ये एक तरीके से हस्तांतरण का नियम हो सकता है। उसमें राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कोई ऐसा विनिमय उचित और न्यायपूर्ण हो। फॉर एग्जाम्पल किसी घर की बात ले लें, घर में 3 बेटे हैं और तीनों में संपत्ति का बंटवारा करना है, तो सब में अगर न्यायपूर्ण तरीके से बराबर बंटवारा कर दिया जाए संपत्ति का और संसाधनों का, तो वो हस्तांतरण के नियम का मतलब कि एक अच्छा उपयोग होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी एक के साथ मतभेद करते दिखे और विनिमय जो है अन्यायपूर्ण हुआ, तो वो उचित समझा नहीं जाएगा। परिष्कार का नियम क्या कहता है? अगर भूतकाल में कोई किसी
मतलब कि कोई भी किसी ने भी जो है अन्यायपूर्ण तरीके से संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण किया होता है तो राज्य इससे हस्तक्षेप कर सकता है। मान लो कि आपने किसी की ज़मीन पे कब्जा किया है और वो कब्जा लंबा भी है, बट हस्तक्षेप नहीं किया राज्य ने पहले, तो वो अब कर सकता है, क्योंकि अब उसे पता है कि ये अधिग्रहण क्या है, अन्यायपूर्ण तरीके से किया गया है। मान लो आपने किसी के ज़मीन के कागजात फर्जी बनाकर उस पर अपना जो है स्वामित्व कर लिया है, तो जब इस चीज़ की बात आती है कि भाई उसकी नैतिकता की बात आती है, उसके सही गलत की बात आती है, उसके न्याय की बात आती है, तो वो अन्यायपूर्ण तरीके से ग्रहण की होती है और उसका हस्तांतरण करना और उसका अधिग्रहण करना राज्य द्वारा समर्थन में नहीं किया जाता, राज्य द्वारा उसका विरोध किया जाता है। यदि व्यक्ति अधिग्रहण और हस्तांतरण में जोर जबरदस्ती और धोखा करता है तो सरकार उसका परिशोधन कर सकती है, उस पर कर, दंड और जुर्माना भी लगा सकती है। नौजिक का अधिकारिता न्याय योग्यता को अत्यधिक महत्व देता है। नौजिक द्वारा न्याय का साध्य मूलक और ऐतिहासिक सिद्धांत भी देते हैं, मतलब कि इसमें साध्य मूलक और ऐतिहासिक सिद्धांत देते हैं। अब समझते हैं क्या है ये। साध्य मूलक सिद्धांत उद्देश्य को महत्व देता है, साध्य को महत्व देता है, साधन को महत्व नहीं देता। ये प्रक्रिया की नहीं, परिणाम और साध्य को जरूरी मानता है। इसमें नौजिक जो है इसका घोर आलोचक है, ये मानता है कि इस प्रकार का न्याय जो है ज़रूरी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। ऐतिहासिक सिद्धांत की बात करें तो वितरण के जो परिणाम है उसकी बजाय प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है। संपत्ति के असीम अधिकार का समर्थन किया जाता है। फल निरपेक्ष और परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत है। ऐतिहासिक उसमें सिर्फ इतिहास की दृष्टि से देखा जाता है न्याय को, वितरण परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर बल देता है, यानी कि इतिहास में आपने किस तरीके से संपत्ति का अर्जन किया है उस विषय में ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब न्याय की है एकीकृत सिद्धांत जो नैन्सी फ्रेजर ने दिया है। फ्रेजर ने अपनी रचना जस्टिस इंटरडिपेंडेंट में न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार न्याय का प्रमुख कार्य पुनर्वितरण है। इसके लिए समूहों और व्यक्तियों की सही मान्यता की आवश्यकता होती है। क्या होती है कि भाई व्यक्ति और समूहों में मतलब कि मान्यता जो है वो सही हो। अब मान्यता की आवश्यकता है तो क्या क्या मान्यता है, किस तरीके से है, तो एक है राजनीति, मान्यता की राजनीति जिसमें मान्यता को परिभाषित किया जाता है, मान्यता के पक्ष को लिया जाता है। पुनर्वितरण की राजनीति जिसमें संसाधनों के पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। और न्याय के समूह सिद्धांत की अगर हम बात करें अब तो इसकी में क्या है, न्याय का जो समूह सिद्धांत है वो समूह को महत्वपूर्ण मानता है। ये विचार विल किमलिका ने दिया था। विल किमलिका ने अल्पसंख्यक जो समूह है उनके अधिकारों को उदारवादी चिंतन के व्यक्तिवादी जो दर्शन है उससे जोड़ने का प्रयास किया। वो मानते हैं कि अल्पसंख्यक समूह को राज्य से अधिक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि वह बहुसंख्यक से कम स्थिति में संरक्षित होते हैं और कम संरक्षित होते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर की। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार न्यायपूर्ण समाज वह समाज है जो परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना को मिलाकर एक करुणा भरे समाज का निर्माण करता है। इसमें क्या है कि भाई ऐसे असम्मान व्यवहार नहीं होता है और ना ही असमानता की भावना या अपमान की भावना होती है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जाति के विषय में अपने बहुत से विचार दिए हैं, तो उसका आधार भी एक तरीके से न्याय की स्थापना करना है कि सभी को न्याय समान रूप से उपलब्ध हो। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका आंसर। जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस किसकी बुक है? द आर्गुमेंटेटिव इंडियन किसने लिखी? रॉल्स। बांसुरी तो सबको देता है पर बजाना किसी को नहीं सिखाता, ये कथन किसका है और क्यों है, ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। थैंक यू।